D60 चार्ट हमें पूर्व जन्म के संकेत देता है कि कहां पर हमसे चूक हो गई और कहां पर हमने चूक नहीं कर पाए। ये वो चार्ट है जो एक प्रकार से हमें बताता है कि इस जन्म में हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसका कारण क्या है। ये कारण को खोजने वाला चार्ट है। आज का हम विषय लेंगे धन और सफलता। इस संसार में हम सभी के सभी भागते हैं, दौड़ते हैं धन के लिए, सफलता के लिए, परंतु हर किसी को ये प्राप्त नहीं हो पाता। वो वाली बात है कि दौड़ते सभी हैं पर प्राप्त हर किसी को नहीं हो पाता। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो हमें D60 चार्ट में वो कारण ढूंढना है। अक्सर हर क्लास में मैं कहता हूं आप लोगों को, यदि D1 में आपको चीजें स्पष्ट रूप से समझ में ना आए तो आपको D60 में अपने कारण को समझ लेना चाहिए। कभी कभी हम बहुत पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों को भी सुनते हैं और प्रण भी करते हैं कि हम अच्छे हो जाएंगे, हम अपने जीवन में सुधार ला पाएंगे, हम अपनी गरीबी को समाप्त कर पाएंगे, हम जीवन में सफल हो पाएंगे। पर अक्सर ऐसा होता नहीं कुछ लोगों के साथ। उसकी अपेक्षा कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एक को सुन लेते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं और पा लेते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कुछ लोगों को देखा है बहुत पुस्तकों को पढ़ते हुए, पर वो एक बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। पर अगर आप उनसे बातचीत करो तो उनके पास ज्ञान का भंडार है। तो अक्सर एक तरफ हम कहते हैं जो ज्ञानी है वो गरीब नहीं, जो ज्ञानी है वो असफल नहीं। पर भौतिक संसार में भौतिक दृष्टिकोण से देखने पर हम कुछ और चीज पाते हैं। ये बात पक्की है कि धन और सफलता भौतिकता का एक अपना दृष्टिकोण है, पर इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमें संसार की निगाहों से ही देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के दो चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले आपकी सोच और दूसरा आपका एक्शन। जब ये दो चीजें मिलती हैं तो हम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। D60 क्लास इस फिलॉसफी के सिद्धांत पर इसका फलित कार्य करता है कि जो पूर्व जन्म में हमारी आत्मा जिस चीज का एक्सपीरियंस करके आई है वो ही उससे आगे की यात्रा हमारी इस जन्म में होती है। अगर हमने पिछले जन्मों में कई जन्मों में गरीबी को भोगा है, अगर हमने पिछले जन्मों में गरीबी के साथ हम चिपक गए हैं और हमने अमीर बनना सीखा ही नहीं, तो निश्चित रूप से इस जन्म में भी आपको गरीब रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कला हमने सीखी ही नहीं। और धन बनाना एक कला है, एक आर्ट है। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। इस आर्ट को कैसे समझें हम, इसे ज्योतिष के दृष्टिकोण में किस तरह से समझें और इसका
उपाय क्या करें। ये जो D60 चार्ट हमें संकेत दे रहा है, इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे समझें और कैसे आगे बढ़ें, तो आपको समझना है। D60 चार्ट को सभी लोगों ने जो बनाया हुआ है, जो राशि तुल्य D60 चार्ट बनाया है, उसको अपने सामने रख लें। उसका लगन सूर्य और मंगल, ये तीन चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लगन की स्थिति, सूर्य की स्थिति और मंगल ग्रह की स्थिति, ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने जीवन में कितना सफल हो पाते हैं। हम उन सभी तथ्यों की भी बात करेंगे। आज के युग में क्या माना जाता है, क्या चीज को हम कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे, पर उसके बाद भी नहीं होते, तो उसके पीछे के कारण को भी हम समझने का प्रयास करें। क्योंकि चाबी जहां पर खो जाती है, चाबी को वहीं पर जाकर के ढूंढने का फायदा होता है, ना कि दूसरी जगह। अक्सर हम लोग ज्योतिष देखते समय ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि चाबी जहां पर हमारी गुम गई है वहां पर जाकर के हम नहीं खोजते, अपितु वहां खोजते हैं जहां से हमें रोशनी दिखाई देती। किसी ने कहा ये रतन पहन लो, किसी ने कहा ये मंत्र जाप कर लो, किसी ने कहा ये ग्रह को कर लो, और हम D1 चार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता के साथ चलते रहते हैं। बहुत सारी चीजें कोइंसिडेंट होता है कि ठीक हो जाती है, पर कुछ चीजें कई बार नहीं समझ में आती। जैसे हमारे पास कई बार लोग आते हैं कि हमने बहुत उपाय किए पर हम अमीर ना बन पाए, बहुत सारे उपाय किए, हम जिंदगी में सक्सेसफुल ना हो। एक तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इनकी परिभाषा क्या है, और इसकी कोई परिभाषा नहीं। जो परिभाषा इंसान घड़ लेता है गरीबी की और सफलता की, वो ही परिभाषा उसके जीवन की परिभाषा। पर ये घड़ने की शक्ति कौन देता है, ये प्रेरणा कौन देता है, ये परिभाषा कौन घड़ता है, ये घड़ता है D60 चार्ट। D60 चार्ट की प्रेरणा से ही हमें कभी कभी गरीबी से प्यार हो जाता है, और D60 चार्ट की प्रेरणा से ही हम लोग जीवन में सफलता अर्जित करने से डरने लग जाते हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात। हम कहते हैं कि हमने सोचा, पर क्या हम कभी सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों सोचा? सोचते तो सभी हैं। तो सफलता के पीछे दो कारण होते हैं, लोगों के सोचने के दो दृष्टिकोण होते हैं। पहला उनकी डिजायर, दूसरा उनकी नीड, उनकी आवश्यकता। यदि सफलता आपका सपना है तो सफलता नहीं मिलेगी। यदि सफलता आपकी आवश्यकता है तो आप सफलता की तरफ दौड़ेंगे। ये बहुत बड़ा महावाक्य है। कोई चीज आपकी नीड है या आपका सपना, सपना तो टूट जाता है, और सपने होते ही टूटने के लिए। और हम कभी कभी अपनी डिजायर और सपनों को अलग नहीं कर पाते, और उसी कारण से हम सही सही परिभाषाओं को नहीं समझ पाते कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। अमीर तो हम सभी होना चाहते हैं,
सफल तो हम सभी होना चाहते हैं, पर कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हमें अपनी पुश्तों को, अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकालना ही होगा। हमें, अगर हमारे परिवार में, हमारी पीढ़ी में, हमारे पूर्वजों में कोई सफल नहीं हुआ, तो अब हमारे हाथ में सफल होने की जिम्मेवारी आई है। हमें ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, इस जीवन में ये मुकाम हम हासिल करेंगे। जो हमारे खानदान पर जो ये कलंक लगा हुआ है, उस कलंक को धोने का कार्य हम करेंगे। उसके लिए हमें D60 से आए हुए संकेतों को बहुत अच्छे निगाहों से समझना होगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं D60 का लगन का लॉर्ड हमें क्या कहता है, क्योंकि ये आपके पूर्व जन्म के माइंडसेट को बताता है कि पहले से ही आप माइंडसेट आपका कमजोर था। पिछले जन्म से ही आपकी टीचिंग्स और लर्निंग सारी की सारी कमजोर थी। इस वजह से हम इस जीवन में नाना तरह के बहाने बनाते हैं गरीब होने के लिए। हमें काम करने में आनंद नहीं आता और हम अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं। क्या करें कि हम गरीब हैं और ये सोचते हैं कि हम दया के पात्र हैं। कोई दूसरा आएगा और हमारे कटोरे में कुछ सिक्के डाल के चला जाएगा तो हमारा गुजारा चल जाएगा, और हम उस पात्र को पकड़े रहते हैं और हमें उसी पात्र को पकड़ने में एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात है ना, कि वो एक पात्र पकड़ता है, जैसे ही कोई कटोरे में डाल देता है तो खुशी की सीमा नहीं रहती कि चलो 1 साल तो निकला, अगली बार अगला आदमी पकड़ेंगे कोई नए बहाने के साथ। और इसी प्रकार से देश को चला रहे और हर जगह विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। तो कुछ विद्वान कह रहे हैं कि कोलैप्स हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इस जीवन में इसी दृष्टिकोण के साथ चलता है तो एक ना एक दिन वो कोलैप्स हो जाता है, और होना ही होगा उसको। हमें इसमें परिवर्तन करना होगा। तो आप देखिए लगन का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है, किसके साथ बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह दृष्टि दे रहा है, लगन पर कौन बैठा है, और उसका एनालाइज कीजिए, उसको विश्लेषण करें कि कमजोरी कहाँ पर है। अगर आप पाते हैं कि लगन पर कोई डेंट लगा हुआ है तो उसको पॉइंट आउट कर लें और लिखें। प्रॉब्लम हमारी सोच में, तो इससे आपको पता लग जाएगा इस जन्म में आपको किस चीज पर काम करना है, कौन सी कमजोरी आप पिछले जन्म से साथ लेकर के चल रहे हैं और इस जन्म में हमने उसको ठीक करना है, उसको ट्यून करना है। नहीं तो हम उसी सोच के साथ ये पूरा जन्म बिता देंगे और अगले जन्म में भी हम तरीके से निकल कर। यहाँ पर मैं विज्ञान के एक सिद्धांत को मैं बताऊंगा कि विज्ञान का एक सिद्धांत है, जब भी एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन 100% नहीं होती है। 10% ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ही उसका लॉस होता है। इसी प्रकार से आज जो हम सोच लेकर के जीवन में जाएंगे अगले जन्म में, तो हमारी 10% एनर्जी कम हो जाएगी, यानी सोच हमारी 10% और कम हो जाएगी। अगर आज सोच गरीबी की है तो अगले जन्म में हम और ज्यादा गरीब बनेंगे। तो हमें सोच के ऊपर कार्य करना पड़ेगा।
तो उस सोच को ऊपर कार्य करने के लिए फिर जो भी क्रियाकलाप में करना पड़े, हमें एक मार्ग दिखाई देगा, एक रास्ता दिखाई देगा कि आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, तो ये एक बहुत आसान सा सूत्र है, इसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि करना क्या है। क्योंकि गरीबी के पीछे, सफलता के पीछे सोच फर्स्ट फैक्टर है, पहला फैक्टर है। अगर वहां पर ही गड़बड़ी है तो वहीं से शुरुआत करें, और अगर किसी को लगता है कहीं गड़बड़ है तो अपनी सोच को अपनी सोच को बड़ा करने के लिए फिर वो पुस्तकों का सहारा ले, वो ज्ञानी जनों का सहारा ले, वो विद्वान जनों का सहारा ले, और अपनी सोच को बड़े से बड़ा बनाने का प्रयास करे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे इसका क्या मापदंड की सोच बड़ी, ये कैसे मान ले कि अब हमारी सोच बड़ी हो चुकी। सोच बड़ी का एक सिंपल सा उदाहरण हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बता, क्योंकि ज्योतिष अगर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आया तो कोई लाभ नहीं। मुकेश अंबानी की कुंडली को 10 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें तो अपनी ही कुंडली पढ़ने से कुछ रास्ता निकलेगा, तो हमें हमारी ही कुंडली से निकलेगा, किसी दूसरे की कुंडली से रास्ता नहीं। हाँ, उसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके लिए हम देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, D60 चार्ट निहायत ही निजी चार्ट है, बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक चार्ट है। ये अपनी ही यात्रा की तरफ को लेकर के जाता है, दूसरे की यात्रा से हमें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी यात्रा तो वहीं से आरंभ हुई थी जहां पर हम खड़े, जहां से हमने आरंभ किया था उसे ही आरंभ माना जाएगा। और हमारा आरंभ है इस धरती पर जब हमने अवतरण लिया, जिस दिन हमारा जन्म। उस समय की परिस्थितियों से आगे ही बढ़ करके हमें जो भी कुछ करना है वो ही हमें करना होगा। हमारे कैसे माता पिता मिले, हमें कैसा एटमॉस्फेयर मिला, कैसे हमारे भाई बंधु मिले, उसी के आधार पर कैसे हमारे गुरु मिले, कैसे हमारे टीचर मिले, उसी के आधार पर आगे बढ़ना होगा। ये हम सबकी मजबूरी है। मुकेश अंबानी को धीरूभाई अंबानी जैसा पिता मिला तो उसकी यात्रा वहां से आगे की यात्रा है। हमारी यात्रा ये है जैसे हमारे पिता हमें मिले, जैसे उनकी परिस्थितियां हमें प्राप्त हुई, हमारी उससे आगे की यात्रा है। तो हमें अपने ही D60 चार्ट को समझना होगा कि गड़बड़ कहाँ है। यहाँ किसी अंबानी से या अदानी से कोई कंपैरिजन नहीं है, और जिंदगी में कभी किसी से कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। हम सभी लोग अलग अलग डाई के बने हुए हैं। हाँ, कलर कॉम्बिनेशंस भी अलग अलग हैं, दिमाग की खोपड़ियां भी अलग अलग हैं। हमारे जैसे पैरों के ऊपर बने हुए निशान, अंगूठे के निशान कभी एक जैसे नहीं मिलते हैं, उसी प्रकार से हमारी खोपड़ी के अंदर बने हुए चीजें भी कभी एक साथ नहीं मिलती। कुछ चीजें कॉमन इस सभ्य संसार में मिल जाती हैं, पर हम सभी के सोचने और समझने के तरीके अलग हैं। तो सोचने और समझने का तरीका आपने D1 चार्ट को पढ़ते हुए समझा था, ये तो लगन से ही। तो हमने 3 चीजें पकड़नी है, लगन, सूर्य और मंगल। सूर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, और आत्मा ही कर्म और संस्कार लेकर के चलती है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म और हमारे संस्कार, संस्कार का मतलब जो हमने सीखा है, पूर्व जन्म में हमने जो संस्कार पाए हैं, जो हमारी लर्निंग्स हैं, वो ही इस जन्म में हमें काम देंगी। अगर हम पीछे से कमजोर आए हैं तो इस जन्म में भी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। परंतु यहाँ फिलॉसफी कुछ हो रही है, वो कहती है इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो तो कमजोर ही रहना पड़ेगा, ये बात नहीं है। जो फ्री विल कहती कि नहीं भाई, ये इतना अद्भुत विज्ञान है, इसको समझने के बाद
आपको अपने स्ट्रगल जहां से आपने शुरू किया था, आपने उससे ऊपर के स्टेप पर अचीव करना है और स्टेप बाय स्टेप अचीव करना है। तो ये तो जब ही होगा जब हम अपनी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे कि हम आगे बढ़ने से हमें रोक कौन रहा है, हमारे बीच की बाधाएं कौन है। हम कह देते हैं कि फलाना ग्रह बाधक है, फलाना ग्रह मारक है। ये बाधक और मारक कभी हमारे रास्ते में हमें दिखाई नहीं। हमें कभी रास्ते में मंगल नहीं मिला, हमें कभी रास्ते में शनि नहीं मिला। हमें मिलता कौन है? हमें लगता है कि दूसरे लोग हमारे रास्ते के बाधक, पर मनोविज्ञान कहता है कोई तुम्हारे रास्ते का बाधक नहीं है, तुम्हारे रास्ते के बाधक तो तुम स्वयं। तो हमने वहां पर D60 को बहुत ढंग से समझना है। मंगल क्यों? क्योंकि मंगल एक्शन है। मंगल के द्वारा ही हम एक्शन करते हैं। हमारे द्वारा किए गए एक्शन या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, बीच बीच का कुछ नहीं। या तो हम अच्छे कैटेगरी में होते हैं या हम बुरी कैटेगरी में होते हैं। हमारे द्वारा किया गया एक्शन या तो अच्छा कहा जाएगा या बुरा कहा जाएगा। हर एक्शन अलग अलग है और हर समय पर किया गया अलग अलग एक्शन अलग अलग परिणाम देता है। इसीलिए हम हमें सिखाया जाता है, ज्ञानी जनों को सुनो, ज्ञानी जन आपको बताएंगे किस समय पर हमें कब क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मंगल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर लगन में, सूर्य में, मंगल में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आपको उन्हीं ही ठीक कर। अगर ये तीन चीज सही आ जाती हैं तो आपके लिए इस जीवन में आगे बढ़ने में कोई बाधा कठिनाई नहीं होगी। अब दूसरी बात, कभी कभी हमारा धन पीछे से ही बंधा हुआ। हमारे यहाँ पर अक्सर पुराने टाइम में बड़ी अच्छी बात कही जाती थी। वो बात अलग है कि डराने के लिए कही जाती थी कि तुम्हारे तो ग्रह ही बंधे पड़े, तुम्हारे ऊपर तो बंधन युग है। किसी ने कहा कि हमारी शादी नहीं हो रही, बोला किसी ने बंधवा दिया, शादी होगी कैसे? धन नहीं आ रहा तो धन पर बंधन लगाया हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी पर बंधन लगवाया हुआ है। वो बात अलग है कि ये सब डराने के लिए होता था, पर क्या वास्तव में बंधन होता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल होता है। ये 60 चार्ट बंधन ही तो बताता है कि बंधन लगा हुआ कहाँ है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जीवन में जो तुम सहज तरीके से प्राप्त कर लेते हो, तुम्हें प्रयास भी नहीं करने पड़ते और होती ही हुई चली जाती हैं। तुम्हें लगता है वाह, ये तो बहुत इजी है। जो लोग अमीर हैं उनको लगता है पैसा कमाना बहुत ही आसान है। कौन महान मूर्ख आदमी है जो पैसा नहीं कमा पाता? पैसा कमाना तो सबसे सिंपल आर्ट है। हम ऐसा ही समझते हैं, जिस चीज को पा लेते हैं उसको हम सिंपल समझते हैं और जिस चीज को नहीं पा पाते उसको हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। जिन लोगों को ज्योतिष आ जाता है उन्हें लगता है कि ज्योतिष बहुत आसान है, और जिनको नहीं आता वो यही कहेंगे कि ज्योतिष बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए तो हम ज्योतिष में कुंडली का सहारा लेते हैं कि किसको ज्योतिष आएगा किसको नहीं आएगा। तो आप अगर ये प्रश्न मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँ 100% लोगों को ज्योतिष आ सकता है, और सबके पा लेने के टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। किसी को समय पर आ जाता है, किसी को बहुत सहज आ जाता है, किसी को बहुत लंबे समय के बाद आता है, किसी को बहुत लंबे समय के बाद आता है और लंबी प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आता है। सबके बस आयाम और मुकाम अलग अलग है, पर आता और ये बात भी आपकी कुंडली ही डिसाइड कि किसको लंबे समय के बाद आएगा, किसको छोटे समय के बाद आएगा। इसलिए जो हम बातें कहते हैं, जो हम अपनी परिभाषाएं गढ़ लेते हैं कि ये मुश्किल है, ये आसान है, ये सब हम D60 के कारण करते हैं।
जो चीज सहज मिल जाती है वो हमारे लिए आसान हो जाती है, जो मुश्किलों से मिलती है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, और जो बिल्कुल समझ में नहीं आती हमें लगता है ये तो बड़ी ही बकवास, इसको तो समझा ही नहीं जा सकता, ये तो कोई महान लोग होते हैं वही समझ पाते हैं। जैसे जिन लड़कों को या लड़कियों को मैथ नहीं समझ में आता, उनको लगता है भाई बहुत टिपिकल है, ये तो महान आत्माएं ही हैं जो समझ पाती हैं। जैसे हमारे कॉलेज में जो जो लड़की मैथ से एमएससी कर रही होती थी, तो सब लड़के उसको बड़ी विस्मय स्थिति से देखते थे, बड़ा ही, अरे यार ये मैथ, इसका मतलब ये जीनियस लड़की है जो मैथ कर रही है। लड़की और मैथ आपस में क्या संबंध, और अगर एमएससी कर रही है तो इसका मतलब तो भाई ये तो विशेष है, स्पेशल है। वैसे ही ज्योतिष में होता है कि कुछ लोग स्पेशल होते हैं, कुछ लोग बेचारे चलते रहते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया, हम उसके विषय पे और चर्चा करेंगे। अब मैं आपको टाइम देता हूं कि आप हैंड रेज करेंगे और हैंड रेज करके पूछेंगे कि क्या चीज है, और पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हर एक के पास आऊंगा नहीं। ये चीज को समझ लेना, कहीं सब अपने अपनी बातों को रखें। हो सकता है पूरी क्लास के बाद आपके प्रश्न पूरे हो जाएं, आपकी जो रुकावट है, जो समझने में दिक्कत आ रही है, वो ठीक हो जाए। हाँ विनय जी। गुरुजी, D60 का जो लगन लॉर्ड होगा वो राशि कुंडली का लगन लॉर्ड वही होगा। तो हमें देखना है कि लगन लॉर्ड D60 में कहाँ गया। तो लगन लॉर्ड देखना है, सूर्य देखना है और मंगल देखना है सबसे पहले जी कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। जी। तो लगन लॉर्ड जो है जन्म कुंडली में अष्टम में है और इस कुंडली में भी अष्टम में है। D1 को छोड़ दो, सिर्फ D60 जो हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है, अच्छा, राशि तुल्य D60 है, सिर्फ हम उस पर बात करेंगे। और आप कमाल मानेंगे, जो जी चीज सर, D1 दिखा रहा है D60 वो ही दिखाएगा, उससे अलग नहीं दिखाएगा। एग्जैक्टली वही दिखा रहा है। अब वही दिखाएगा, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म और हमारा इस जन्म में कितना जबरदस्त कनेक्शन है। इससे इतर नहीं दिखाएगा, पर हमें उससे आगे सोचना है। हमने यहाँ नहीं रुकना। एक तो देख लिया, समझ लिया, किसी ने कहा तुझे बुखार है, वो कहता है भाई ये तो मुझे भी पता है, आगे बताना, इसको उतारूं कैसे, ये तो मुझे भी पता है कि बुखार है, मैं बीमार हूं, होता है ये तो मुझे भी पता है बीमार है, ये बता देने से थोड़ी होगा। प्रॉब्लम है, ये तो मैंने बोल दिया कि प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है? तो ये तो आप लोगों ने देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्या लग्नेश 6, 8, 12 में गया? क्या लग्नेश नीच का हुआ? क्या लग्नेश पाप ग्रह के साथ बैठा है? क्या लग्नेश पाप कर्तरी योग में बैठा है? क्या लग्नेश कमजोर हो गया है, या लगन के ऊपर पाप ग्रह बैठे हुए हैं? ये तो आप लोगों ने देखना है कि ऑब्स्टिकल कौन सा प्लेनेट क्रिएट कर रहा है। अगर लगन पर नीच राशि का ग्रह बैठा हुआ है तो ऑब्स्टिकल वो क्रिएट कर रहा है, वो प्लेनेट है। और वो प्लेनेट कौन सा है, उस प्लेनेट को पकड़ो कि आपकी प्रॉब्लम वो है। अगर मंगल लगन पर नीच राशि का बैठ गया तो आपने देखना कि नीच राशि का मंगल प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है सारी की सारी प्रॉब्लम। तो मंगल कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है? मंगल अग्रेशन देगा, मंगल रिवेंजफुल बनाएगा, मंगल कहेगा मैं किसी के नीचे दब करके नहीं रह सकता, मैं तो स्वतंत्र रहूंगा। मंगल मार पिटाई की बातें करे। हम पिछले जन्म में यही सीख के आए। इसका मतलब हमारी सोच क्या है? दूसरे की पिटाई करने की सोच है। हम इस मेंटेलिटी के साथ यहाँ पर जन्म लिया है कि हमारी सोच है
जो जो मेरी तरफ नजर उठा के देखेगा उनको मैं बताऊंगा, और वो अपने जीवन की सारी एनर्जी लोगों की पिटाई करने में लगा देगा। अब पीटेगा तो कभी पिटेगा भी, सीधी बात है, हमेशा पीटता ही थोड़ी रहेगा। और वो अपनी एनर्जी को सारा का सारा वहीं पर खराब कर देगा। तो अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि हमने अपनी एनर्जी को बचा करके रखना, और हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है भविष्य के बारे में सोचने में। हम अक्सर भविष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यार ऐसा होगा वैसा होगा, बंगला होगा, गाड़ी। एक्चुअल में देखा जाए तो शेख चिल्ली हैं हम सभी। जैसे शेख चिल्ली सोचता रहता था ना, एक दिन ये होगा, फिर मेरी पत्नी होगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास बंगला होगा। वो रात को सो रहा है एक्चुअल में, पर वो सोच रहा है शेख चिल्ली की तरह। तो इससे हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो। तो हमें मंगल की एनर्जी को स्टोर करना है। किसकी एनर्जी को स्टोर करना है? मंगल की एनर्जी को स्टोर करना है। और मंगल की एनर्जी को स्टोर कैसे करेंगे? जब हम झगड़े से पिंड छुड़ा। ये हमने बार बार परीक्षा देनी है कि हमें भाई मंगल वाले मार्ग पर नहीं चलना है। हमने लड़ाई झगड़े में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। और पूर्व जन्म क्या करेगा? इस जन्म में बार बार तुम्हें उस परिस्थिति में लेकर के आएगा, तुम्हारी बार बार तुम्हारी परीक्षा होगी। कोई कहेगा मैं मुकदमा कर दूंगा, कोई कहेगा मैं तुम्हें पीट दूंगा, कोई कहेगा मैं घुसा मारूंगा, कोई कहेगा मुक्का मारूंगा, और कोई तो मार भी देगा। असली परीक्षा यही शुरू। मार दिया कोई बात नहीं भाई, हमने रिवेंज नहीं लेना है। अगर रिवेंज तुम्हें से बाहर हो गई, तुम रिवेंज लेने की प्रकृति से बाहर हो गए, तुम झगड़ा करने की प्रवृत्ति से बाहर हो गए, तो बस उस चक्रव्यूह से छूट गए। हर ग्रह अपना एक चक्रव्यूह बना देता है तुम्हारे ऊपर। जो भी बाधक ग्रह होता है वो तुम्हें एक चक्र में फंसा देता है, एक सिचुएशन में फंसा देता है। अगर तुम झटके के साथ उस चक्रव्यूह से बाहर आ गए तो आप पिछले जन्म के उस संस्कार से मुक्त हो जाते हैं, और बस यहीं तक की कहानी होती है। उसके बाद से वो ग्रह तुम्हारे लिए बाधक नहीं बनता, बल्कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाता। और ये ध्यान रखना, परीक्षा बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे तुम बोर्ड के एग्जाम देते। एक एग्जामिनर देख रहा होता है और एक एग्जामिनर आपके लिए पेपर बना रहा होता है, और कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। वो बोला मैं थप्पड़ मारूंगा, हमने सोचा एक मारेगा। हम गए, मैंने कहा चल एक मार लेगा, उसने एक नहीं 4-5 जड़ दी। आउट ऑफ सिलेबस हो गया मामला। बोला यार ऐसा तो सोचा ही नहीं था, इतना तो बड़ा कसूर ही नहीं था। हो जाता है ना एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस। तो हमें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। सिंपल क्लियर बात। हमें इस तरह से पूर्व जन्म में चुकता करने हैं चीजों, जो भी ग्रह आपका, क्योंकि आपकी सोच में रुकावट वही ग्रह पैदा, फिर आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और प्रेजेंट में सोचना शुरू, प्रेजेंट में होना शुरू कर दो, आपकी एनर्जी वहीं पर रुक जाएगी जो साइड में बिखर। हम अपने आप को बिखेरते हुए चले जाते हैं, हर रोज हम अपने आप को बिखेरते हैं, इसलिए हम अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते, और इसीलिए बाहर के उस वर्तुल को, पिछले जन्म के उस वर्तुल को तोड़ भी नहीं पाते। आपके नवम भाव T20 का जो नवम भाव है, उससे समझ लो कि तुम पिछले जन्म में कितने भाग्यशाली, कितना लक फैक्टर तुम्हारे साथ काम कर रहा था, कितना नहीं कर रहा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। हम सभी कहते हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि भविष्य के बारे में ना सोचो, पर ऐसा कैसे हो सकता? भविष्य के बारे में सोचना तो बहुत जरूरी है। हर कोई तो हमें समझा रहा भविष्य के बारे में सोचो। ऐड आती है ना LIC में, भविष्य के बारे में सोचो।
अपना नासी अपने बच्चों के बारे में सोचो। तो हर कोई मजबूर कर रहा है हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचने। ऐसा क्या करें कि हम भविष्य के बारे में सोचे भी ना, प्रेजेंट में भी रहें और फायदे में भी रहें। क्योंकि प्रेजेंट में जब भी हम रहेंगे, जब हम फायदे में रहेंगे तो फायदा है, नहीं तो भविष्य में सोचने में बड़ा मजा आ रहा है कि आने वाली है 3 साल के बाद मर्सिडीज, 5 साल के बाद BMW है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे बेटे की शादी हो रही है, मेरी बेटी की शादी। बड़ा आनंद आता है सपने लेने में। कौन सी गलत बात है भाई, बड़ी आनंदित बातें हो रही हैं। प्रेजेंट में रहने का तरीका है अपने पंचम पर पहुंच जाओ, D60 के पंचम में पहुंच जाओ। डू समथिंग क्रिएटिव विदाउट एनी गेन। अपने जीवन में कुछ चीजें ऐसी करो जिससे कोई गेन की बात ही ना हो, लाभ की बात ना हो। आप पेंटिंग बना रहे हो, बनाओ। आप गाना गा रहे हो, गाओ। आप डांस करके दिखा रहे हो, करो। ये सब चीजें जो तुम्हें लगता है कि क्या देगी, डांस करने से क्या होगा अपने घर में, इससे बढ़िया तो कुछ ऑफिस की फाइलें निपटा ले। इस डांस करने से ही बहुत कुछ होगा, इस गाना गाने से ही बहुत कुछ होगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में आ जाओ। सोचिए, इमेजिन कीजिए, जब आप पेंटिंग बनाते हो तो कहीं भविष्य की तरफ सोचते हो क्या? आप देखो जी मेरे बच्चे की शादी हो रही है, बिल्कुल नहीं। आप उस पेंटिंग पर केंद्रित रहते हो, बिल्कुल ध्यान लगाते हो उसके ऊपर, क्योंकि नहीं तो चित्र खराब हो जाए और आपको बड़ा दुख होगा कि चित्र क्यों खराब, ये सब उस चित्र को कोई नहीं। अब आप सोचेंगे कि क्या मिला। जो मिला उस चित्र को बनाने के बाद जब वो पूर्ण होगा चित्र, जो कीमत आपको अपने मन में मिल जाएगी वो कहीं नहीं मिलेगी। डांस करने पर जो डांस की खुशी मिलेगी वो ही आपका इनाम है। और आप इस तरह से प्रेजेंट में भी रह पाओगे और अपनी एनर्जी को भी स्टोर कर पाओगे। ध्यान रखना, सफलता के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान रखना, सफलता के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। और हम अपनी एनर्जी को ही वेस्ट करते रहते हैं, हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। अब उन कारणों को समझो जिसके कारण एनर्जी वेस्ट हो रही है। तुम्हारी एनर्जी वेस्ट क्यों हो रही है? पिछले जन्म में भी हम वेस्ट करते आ रहे थे, इस जन्म में भी वेस्ट करते आ रहे हैं। तो कैसे देखेंगे हम एनर्जी कहाँ जाती रही है हमारी? ये हमारी आदत है, पूर्व जन्म की आदत है। कोई कमा रहा है तो उसकी कमाने की आदत है, कोई खो रहा है तो उसकी खोने की आदत है। ये ध्यान रखना। कोई प्रेम कर रहा है तो उसकी प्रेम करने की आदत है। किसी को प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा तो वो पिछले जन्म में भी उसको प्रेम का अनुभव नहीं। ये हमेशा से ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं राम और कृष्ण में बहुत अंतर है। राम और कृष्ण में बहुत अंतर है। राम ने सीता की परीक्षा ली और कृष्ण परीक्षा नहीं लेते। कृष्ण होते तो परीक्षा नहीं लेते। बहुत एक सुंदर वृत्तांत है भगवान श्री कृष्ण का। जब वो वृंदावन छोड़ करके जाने लगे और जब समय आया राधा से अलग होने का, जब राधा से समय आया अलग होने का, तो राधा ने कृष्ण से पूछा कि तुम क्यों अलग होते, तुम क्यों मुझे छोड़ करके जाते? कहता जाना ही होगा, मैंने आगे के काम करने हैं। यहाँ पंचम की महत्ता को समझ। पंचम है क्या? कहते हैं मुझे बहुत आगे काम देखना है भाई, अब मुझे यहाँ से तुमसे विदा लेनी होगी। वो कहती है कि ऐसा करो, विवाह कर लो, तो हम एक साथ रहेंगे। और इस बात को सुनते कृष्ण जी पीठ मोड़ करके खड़े हो जाते हैं, राधा की तरफ से पीठ मोड़ लेते हैं और उनकी तरफ ऐसे खड़े हो जाते हैं। राधा को लगा कुछ कृष्ण नाराज हो गए इस बात को सुन करके, शादी वाली बात। वो कहते हैं अच्छा चलो मैं बात को वापस लेती हूँ, पर कृष्ण ऐसे मुंह ना मोड़ो, कान्हा ऐसे मुंह ना मोड़ो, कम से कम मेरी तरफ एक तरफ देख तो लो, तुम अब तो विदा ले रहे।
पर इस बात पर जैसे ही कृष्ण राधा की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कृष्ण स्वयं राधा बन गए। राधा देख रही है कि सामने भी एक राधा है। वो कहते हैं कि बताओ राधा का राधा से विवाह कैसा। विवाह दो अलग अलग आत्माओं का विवाह होता है, पर हम तो दो आत्मा एक आत्मा है। तुम मुझसे अलग नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं, तो विवाह कैसे हो सकता है। इतनी गजब की बात है। इसे कहते हैं प्रेम करने की प्रकाश। आपका पंचम देखो D16। क्या हमने पूर्ण रूप से प्रेम करने की कला पूर्व जन्म में सीखी है, या हम इस जन्म में गीली लकड़ी की तरह प्रेम के मामले में जल रहे हैं। आज के समय हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों की यही पीड़ा है कि उन्हें जीवन में प्रेम नहीं मिल रहा है। और मैं उल्टी बात कहता हूँ, प्रेम करना उन्होंने सीखा ही। प्रेम करने की सीख उन्हें कहीं से मिली ही नहीं। ये बेचारे सब के सब मासूम है जो कहते हैं हमारे जीवन में प्रेम नहीं मिला। आंखों से आंसू उनको बहते रहते हैं। उनको लगता है हमें धोखा मिल गया, हमें वो ना मिला जिसकी चाहत थी। एक्चुअली में वो आंखें हैं ही नहीं कि जो मिला उसको भी पहचान सके। पंचम को फाइंड आउट, कितना सीख के आए हो पिछले से, पूर्व जन्म से कितना सीखा है तुमने, पंचमेश में कितना बलाबल है तुम्हारे, उसमें ताकत कितनी छिपी हुई है। जितनी ताकत तुम्हारे पंचमेश में होगी, उतने ही तुम बड़े क्रिएटिव होंगे, उतने ही बड़े तुम प्रेमी होंगे, और प्रेम तुम्हें आनंद देगा। कोई मायने नहीं रखता तुम्हारा प्रेमी कैसा है, कोई आनंद नहीं रखता, कोई दिक्कत तुम्हें महसूस नहीं होती कि वो तुम्हें कितनी बार पूछता है, कोई परेशानी नहीं होती कि वो तुम उनसे क्या चाहते, क्योंकि चाहत खत्म हो जाए। प्रेम हमेशा परीक्षा देता है, परीक्षा देता है। और आज के दौर में पति पत्नी एक दूसरे की परीक्षा ही लेते हैं कि मैं तो देख रहा था तो क्या कहती है, उसकी परीक्षा लेता है, वो उसकी परीक्षा लेता है। और कमाल की बात तो वो उसको बांधने की कोशिश करता है, वो उसकी बांधने की कोशिश करता है। और हमें लगता है कि एक गुलाम है और दूसरा मालिक है, और हम गुलाम और मालिक की बात चलती रहती है। तो उसी प्रकार से होगा जो बंदर नचाने वाले को देखा है आपने, वो बंदर के गले में पट्टा बंधा होता है, जंजीर बंधी होती है, और मदारी उसको पकड़ के साथ चल रहा होता है। और गुलाम तो दोनों ही है ना, एक दिख रहा है मालिक, पर गुलाम तो बंदर का है कि बंदर जिधर जिधर चल रहा है वो भी उधर उधर चल रहा है। दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए, दूसरे एक दूसरे के गुलाम है। तो हम लड़ाई करते हैं अपने शादीशुदा जीवन में मालिक बनने के लिए, और होते दोनों गुलाम है। इस तरह से हम अपने प्रेम में, हम अपने विवाह संबंधों में गुलामी गुलामी और गुलामी का जीवन जीते हैं, और गुलामी का जीवन कभी भी आनंद नहीं देता। इसे बहुत सिस्टम क्लियर है। D60 पर आज ये चौथी क्लास है। मुझे ये इसलिए जानबूझ करके मैं पढ़ा रहा हूं, अगर ये D60 समझ में आ गया, जीवन का प्रत्येक प्रश्न, जो कमजोरियां हैं वो पीछे से आ रही है, जो शक्ति है वो भी पीछे से आ रही है। सिर्फ पहचानना है, फाइंड आउट करना है, पकड़ना है उनको कि गड़बड़ कहाँ है, और उससे आगे बढ़ना है। जो कमजोरियां हैं उसको ताकत में बदलना है, जो ताकत है उसको और ज्यादा बढ़ाना है, और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने है। तुम क्या करने आए, इस जन्म में क्या करने है, उसको क्लियर कर, उसको समझ लो, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। हम कोई भी काम ढंग से नहीं करते क्योंकि हम अपनी एनर्जी को बिखेर, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं, अपनी एनर्जी को मत बिखेर।
जब भी कोई शुरुआत की क्लासेस में मेरे पास आता है, अक्सर लोग पूछते हैं कौन सी किताब, और जब मेरे पास आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में आता है तो मैं किताबों का थोड़ा थोड़ा जिक्र करता हूँ। बेसिक में मैं किताब का जिक्र नहीं करता। मैं कहता हूं मैं ही किताब हूं, सिर्फ मुझे पढ़ लो, बाकी भूल जाओ। पर लोग नहीं मानते, किताब भी पढ़ते हैं। फिर तुम और आगे के कोर्स में बढ़ते हो तो मैं किताबों का भी जिक्र करता हूँ। फिर एक समय ऐसा आता है तुम्हें लगता है कि इन्हें तो किताबें, ढेर सारी किताबों का ज्ञान है, पर बेसिक में क्यों नहीं बताया। उस समय आप लोगों का लेवल नहीं। मुझे डर था कि तुम अपनी एनर्जी को बिखेर ना दो। फिर भी आज के स्टूडेंट अपनी एनर्जी को बखेरे बगैर मानते नहीं है, और फिर चुन जाए फला अच्छा है फला बुरा है, उसमें ही अपनी एनर्जी खराब कर बैठते। मैं कहता हूं एक ही चीज पे डट जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सा लंबे लंबे सांस खींचो और फिर सोचो क्या कर रहे हो, क्या करने। अगर हम बिल्कुल शांत भाव से सोच लें तो हमें सब कुछ समझ में आ जाए। मैंने हर स्टेप पर एक ही बात कही है, ज्योतिष बहुत आसान है। 1.5 साल पहले भी मैंने यही बात कही थी कि ज्योतिष बहुत आसान है। 1.5 साल के बाद भी मैं यही कह रहा हूं, ज्योतिष बहुत आसान है। पर किन लोगों के लिए, जिन्होंने अपनी एनर्जी को खराब नहीं किया। इसलिए 10वें भाव को देखो, मंगल ग्रह को देखो, दो चीजों को पकड़ लो और ध्यान से देखो D60 चार्ट में आपके 10वें की एनर्जी कहाँ बिखर गई। ध्यान से देखो आपकी मंगल की एनर्जी कहाँ पर बिखर गई। बस इस चीज को उसी से समझ में आ जाएगा सारा का सारा खेल कहाँ पर हो रहा है, और आप अपने चाबी को खोलो। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता कि मैं के कुंडली की एक एक भाव में व्याख्या करूं। मैंने ना की है ना मैं कभी करूंगा। मैंने ना की है ना मैं करूंगा। मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं। कभी भी इन पोथी पथड़ों के चक्कर में मत रह जाना, फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। एक बार एक राजा को सपना आया। सपना ये आया कि उसको के सामने मौत खड़ी होगी, और मौत ने कहा आज शाम को, ध्यान से समझना, आज शाम को मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। ध्यान से। सुबह उठते ही राजा एकदम हड़बड़ा गया और उसने कहा ज्योतिषियों को बुलाओ, ड्रीम एनालिसिस करने वालों को बुलाओ, दार्शनिकों को बुलाओ कि इस सपने का मतलब क्या। अरे ज्योतिषी बड़े परेशान, दार्शनिक भी बड़े परेशान कि करें तो करें क्या करें। तो सबने अपनी किताबें खोलनी शुरू की। भाई सपने का अर्थ क्या हुआ। अगर किसी के सामने सपने में मौत दिखाई दे जाए तो उसका अर्थ क्या, और राजा को बताएंगे अर्थ तो वो कहेगा भाई समाधान भी बताओ। तो बेचारे पन्ने पे पन्ने पलट रहे हैं, पलने पे पन्ने पलट रहे हैं, और उन्हें मिल ही नहीं रहा है ऐसा सपने का क्या मतलब। और दोपहर हो गई, कुछ नहीं मिला। उसने अपने वजीर को बुलाया, बोला भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया। ये तो इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग थे, और ये घुसे पड़े हैं पोथियों में। भाई कोई कुछ निकाल के नहीं लेकर के आ रहा है, चक्कर क्या है। बोला महाराज गलती तो आपकी थी, आपने अनुभवी आदमी नहीं रखे, जिन्होंने ज्यादा किताबें पढ़ रखी थी उन किताबों के हिसाब से आदमी रखे, जिनके पास जितना मोटा ग्रंथ वो आदमी रख लिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो सांझ होते होते सूरज छिपने ही लगा। अब राजा को घबराहट होने लगी कि भाई मौत तो आ जाएगी। वो वजीर को कहता है वजीर तू ही समझा दे भाई करूं क्या। वो कहता है भाई करोगे तो क्या,
घोड़ा पकड़ो और भाग जाओ, महल ही छोड़ के भाग जाओ, मौत तो महल में ही आएगी। उसने सपने में यही बताया कि आएगी तो तुम भाग जाओ, और तो क्या कर सकते। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो आज तक ही नहीं पता किया कि सपने का मतलब क्या होता है। मुझे क्या मालूम क्या होता है। और जो पोथीधारी है, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उनको किताबों में ही नहीं मिल रहा। और राजा कहते हैं भाग गए, और तो क्या करता है। हाँ, तो वो सपना है, पर उसे वो यही कहता हूं, बड़ी बड़ी किताबों में घुसने से कोई लाभ नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ, क्लाइंट सामने आ जाएगा तो तुम इतनी बड़ी बड़ी सूत्र याद करके करोगे क्या, एट ए टाइम पे समझ में ही नहीं आएगा। क्या करोगे बताओ। D60 चार्ट तो पढ़ाया गया 60 देवताओं के द्वारा, डिग्री अंश पे, प्रत्येक डिग्री अंश के बीच में एक देवता दे दिया। अब देवता दिया तो देवता के गुण भी पता होने चाहिए, तभी तो उसके निष्कर्ष पे पहुंचोगे। अब वो याद नहीं, जब मुझे याद नहीं तो तुम्हें कैसे याद कराऊं। क्लाइंट आ गया, लगे रहो पोथियों में, जब तक हम पढ़ रहे हैं तुम पढ़ रहे हो, याद भी है, कुछ दिनों बाद ये भी याद नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे। D20 में भी 20 देवता है, D60 में भी 60 देवता है, D30 में भी देवता है, D12 में भी देवता है। अरे भाई, कितने देवता, कहां तक याद करोगे। इससे बढ़िया है चीजों के लॉजिक को समझो। चाबी जहां खोई है वहीं ढूंढो, इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं होगा है। मैं इसलिए देवताओं के द्वारा नहीं पढ़ाता हूँ। उन देवताओं के द्वारा जब मुझे, मैं आज तक नहीं समझ पाया तो तुम्हें कैसे समझा पाऊंगा, और तुम आगे कैसे समझा पाओगे। मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आ रही। मैं इस चीज का विरोध नहीं कर, ऋषि ने लिखा है तो बहुत ही अच्छा लिखा हो, इस बात में मेरा बिल्कुल भी मतभेद नहीं है। ऋषि का सम्मान सर्वोपरि है, और उस समय ऋषि बहुत ध्यानी होते थे। उनकी तो ध्यान शक्ति इतनी महान थी कि वो तो तुरंत ध्यान में जाए और तुरंत पकड़ लें। पर आज के ज्योतिषियों को क्या, जिनको तो ये भी मालूम नहीं कि ध्यान क्या है, तो उनसे हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही ढूंढ लाएंगे कि वो हो जाएगा। इसलिए सबसे आसान से आसान सूत्र हमें खोजने होंगे ज्योतिष को समझने के लिए, कि कभी समझना ही ना पड़े, कुछ याद ही ना रखना पड़े। कोई आ जाओ, ठीक है जी, प्रेम नहीं समझ में आया, D60 पे जाओ, पंचम को पकड़ लो, काम खत्म। D1 में भी तो वही सीखा तुमने, D1 में भी आपने यही सीखा, सफलता क्यों नहीं मिल रही। D1 में भी सीखा दसम भाव सफलता का है, हमने D60 में भी सफलता वहीं से देख रहे हैं, बस थोड़ा सा आयाम बढ़ा दिया, हमने कमजोरी को पकड़ा है, और कमजोरी को कैसे सही करना है उसके ऊपर काम करना सीख रहे हैं। कोई बदलाव आया भाई, अब तक मैंने D60 बताया, D1 में D60 में कोई मैंने बदलाव किया, बिल्कुल नहीं किया। सोच D1 में भी लगन ही थी, D60 में भी सोच लगन ही है, कोई चेंज नहीं किया। बताओ कितना आसान तरीके से D60 समझा दिया, और इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं सकता। कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ी सी चीजों को समझ लो। दसम भाव में दिग्बली दो ग्रह होते हैं, सूर्य और मंगल, और सूर्य आत्मा है, मंगल आपका एक्शन है। सूर्य आपका प्रकाश है। सफलता का मतलब यह है कि आप प्रकाश की तरह छा गए हो समाज में। प्रकाश की तरह जब तुम छा जाते हो, उसे ही सफलता कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश कितना है। आप पूर्व जन्म में आपने सफल होना सीखा था कि नहीं सीखा था। तो जो सीख के आए हैं पीछे से वही तो करेंगे। इसकी फिलॉसफी यही है, जो पीछे से सीख के आए थे उसी से तो आगे बढ़ेंगे। बस फर्क यह है कि हम भूल गए हैं उस चीज को, कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, पूर्व जन्म में हमने क्या क्या किया था, क्या क्या समझा था, कौन मिला था, कौन नहीं मिला था,
ये सब भूल गए हम पूर्व जन्म को। हमारे पास D60 चार्ट जैसा टूल है जिसके द्वारा हम याद कर सकें क्या गुण थे हमारे अंदर, क्या चीज हमारे अंदर छिपी हुई पड़ी है, कौन से कुंडलिनी चक्र हैं जो अभी बंद पड़े हुए हैं, कौन से चाबियां हैं जो हम भूल बैठे हैं कि हमने चाबी को कहाँ रख दिया, ताला लगा करके कहाँ पर छुपा के रख दिया, चाबी ही तो नहीं मिल रही। चाबी मिल जाए और आपकी निगाह में ये हो जाए अगर आप कुछ भी कर रहे हो उससे पूरे सेटिस्फाइड हो तो आप सफल, नो डाउट। सफलता लोगों के दिमागों के अनुसार नहीं होनी चाहिए, आपके अपने अनुसार होनी चाहिए। मैं जब क्लास पढ़ाता हूं तो क्लास ही पढ़ाता हूं, मुझे आप क्या फीस दोगे? क्लास पढ़ाने के दौरान ही मुझे फीस मिल जाए। जो आनंद मुझे मिलता है, जो शांति मुझे मिलती है, वो तो बात की बातें है, मैं तो उसी समय पा लेता, इसीलिए लगा रहे। जितना आनंद आपको मिलता है उससे ज्यादा आनंद मुझे मिलता है पढ़ा करके कि कुछ किया है, कुछ नया करने का प्रयास किया है और वो आपके लिए सटीक है, एक नया दरवाजा खोलने का एक प्रयास है, कुछ अलग हट करके करने का प्रयास है। और कमाल की बात, मैंने आज सुबह देखा अपना D60 चार्ट। अब तक मैं इतनी 3 क्लास पढ़ा चुका हूं, मैंने अपना D60 नहीं देखा था। आज सुबह सुबह क्लास पढ़ाने से पहले मैंने कहा भाई मैं तो देख लूं ये मामला कहाँ जा रहा है, कहीं दाएं बाएं तो नहीं, क्योंकि दिमाग में ख्याल आया तू ऐसा क्यों करता है। तो मेरा क्रिएटिव ग्रह जो था वो बड़ा स्ट्रांगली वेल प्लेस्ड है। मैंने करे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हुई। तो जिस दिन मैं क्रिएटिव पढ़ाता हूँ उसी दिन मुझे आनंद आता है, जिस दिन किताबों वाला पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल आनंद नहीं आता है। कोई योग वगैरह करा जाऊं जो किताबों में भी है, जो यूट्यूब पर भी है, कराने को तो कराता हूँ क्योंकि परंपरा है, कराना पड़ेगा, पर मुझे आनंद नहीं आता। जिस दिन खुद क्रिएट करके किसी चीज से जोड़ करके मैं आपको बताता हूँ, करवाता हूँ, उस दिन मुझे आनंद आता है। तो वही चीज को मैं सोच रहा था कि क्या चीज। और एक चीज और इत्तेफाक मैं आपको बताऊं, जो D60 बोलता है वो D1 बोलता है। अगर आपका धन का स्वामी D60 में गड़बड़ है तो D1 में भी गड़बड़ी मिलेगा, D60 में अच्छा है तो D1 में भी अच्छा ही मिलेगा। देखो कमाल की बात है। और जो दोष, जिस तरह का दोष, अगर आप इस जन्म में बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, तो D60 में भी थे। देखो कमाल की बात, आप पहले से ही परेशान आत्मा रहे हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में परेशान आत्मा है, समझ ले पिछले जन्म से ही परेशान आत्मा है। वो है कमाल की बात। हम एक जर्नी का पार्ट है, जो हम जन्म लेते हैं, बस गाड़ी थोड़ी देर के लिए एक स्टेशन पर रुकती है और फिर आगे बढ़ जाती है, वो अगला जन्म। फिर हम बैठे बैठे वही सब करते रहते। तो देखो ज्योतिष को समझने के बाद मौत का भय भी कम हो जाएगा। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरी चाय ठंडी हो गई। सर मौत का भय तो खत्म करीब जैसे लगता है खत्म ही हो रहा है, हो गया है। ये देख लो, राजा के हाथ कंधे पर जैसे ही मौत ने हाथ रखा वो घोड़े पे भाग गया। वो परीक्षा अभी नहीं आई है। और इतनी जोर के भागा, जिस पत्नी को वो कहता था कि हे मेरी जान तेरे बगैर मैं रह नहीं सकता, उसने तो उसको भी नहीं बताया कि भाग रहा हूँ। जिन दोस्तों को कहता था कि तुम्हारे बिना जीना भी क्या जीना है, दोस्ती ही सब कुछ है, उसको नहीं याद रहा। वो कहा बेटा बेटा भाग ले, बस रात शाम नहीं होनी चाहिए, कहीं मौत पकड़ ना ले। जब मौत पीछे होती है तो कुछ याद नहीं आता, ना जानू याद आती, ना बेबी याद आती, ना राणो याद आती, ना सविता, ना कविता, कुछ याद नहीं रहता। सिर्फ याद रहता तो आदमी खुद को। देखो कमाल की बात है, जी। जब जीता है,
जब आता है तो भी वो उसको खुद ही याद होता है, उस दूसरे से, संसार से कोई लेना देना नहीं, उसको कोई होश ही नहीं होता। और जब मरता है तब भी उसको कोई होश नहीं। वो कहता है बस यार अपने को अपनी अपनी सुलटनी है बस। मरते समय और इस संसार में पैदा होते समय सबको अपना अपना सुलटना पड़ता है, कोई साथ नहीं होता है। न भाई न बहन न माँ न बाप, सारे तमाम लोग खड़े होते हैं, पर किसी की शक्ल याद नहीं करना चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं कमाल की बात। अब किसी, हाँ सचिन बोलो। अरे सोनू, अरे बेटा ये चाय दोबारा यार कराओ, ये ठंडी हो गई। गुरुजी हाँ काफी बताओ। खैर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन सफलता को जैसे हम लग्न सूर्य मंगल से करते हैं, तो क्या हम ये कैसे देखें कि हम क्या करने आए थे? क्योंकि सफलता वही है, हम क्या करने आए थे और हमने कर लिया क्या। तो ये कैसे पता चले हमारी टेंडेंसी, मतलब क्या हम बहुत करने अच्छा आए थे। प्रश्न है सचिन। दो चीजों से, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव योर सोल। हम करने कुछ नहीं आए थे, हमारी आत्मा कुछ करने आई। हाँ, हमें समझना होगा हम कुछ नहीं करने आए थे, हम्म। हमारी आत्मा कुछ करने आई है। आत्मा का अपना एक ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो पास्ट लाइफ के कर्मास को चुकता करना है। क्या करना है? पास्ट लाइफ के कर्मा को चुकता करना है। कैसे करना है? जो पीछे वो छोड़ आए जो चीजें, उनको पूरा करना है। जो काम पीछे छोड़ करके आए हैं उनको पूरा करना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका पराशर ऋषि का, दूसरा तरीका जैमिनी ऋषि का। पहला पराशर ऋषि का, ये देखो कि सूर्य कहां पर है, किस हाउस में गया। जिस भी हाउस में जाएगा उस हाउस से रिलेटेड वो कर्म कर, पीछे छोड़ के आया है, पीछे छोड़ करके आया है, उस एक्शन को पूरा करना है। जैसे धन में आ गया सूर्य, भाई धन नहीं कमा पाया था, पीछे छोड़ आया, उसकी पीछे इच्छा जो कुछ थी और वो धन कमाने आया है इस संसार में। दूसरा तरीका आपका आत्मा कारक ग्रह। आत्मा कारक ग्रह कहां पर बैठा हुआ है? D60 के अंदर। उससे पकड़ लो कि आत्मा क्या करने आई है। आत्मा की जर्नी ही आपके ऑब्जेक्टिव को, और इसीलिए हम उसी तरफ भागते हैं। कई बार होता है कि हमें अपने बच्चों से क्यों इतना प्यार होता है, पर कई बार नहीं होता है किसी को। और किसी एक विशेष बच्चे से क्यों होता है, और कभी किसी से ही नहीं होता। कभी भाई से बहुत विशेष प्रेम होता है, कभी कभी पत्नी से होता है, कभी कभी माँ बाप से होता है। ऐसा क्यों होता है? कुंडली के 12 भाव हैं, 12 भाव में से कहीं तो आपका सूर्य जाएगा। वही काम हम पूरा करने आए थे जो अधूरा छोड़ के आए। अगर सूर्य कर्म के भाव में, यानी हम कोई कर्म छोड़ के आए हैं। हम कर्म बीच में अच्छे ढंग से करा ही नहीं हमने। अच्छा। हमने ढंग से कर्म नहीं किया। हम्म। वो हमें इंडिकेट कर रहा है तुम्हें कर्म योद्धा बनना है, तुम्हें कर्मठ बनना है। पर अगर अब की बार भी चूके तो दोबारा फिर फंस जाएंगे हम। तो हमें कर्म योग की शिक्षा लेनी होगी। हमें गीता को पढ़ना होगा, गीता के कर्म योग को समझना पड़ेगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमने रिजल्ट को नहीं देखना, सिर्फ काम करना है और काम को भूल जाना। जो कर दिया उसके पीछे यही नहीं ध्यान लगाना यार 3 महीने पहले मैंने फलाना प्रोजेक्ट किया था, उसका क्या हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट। अगर हमने काम किया, करने के बाद रिजल्ट की चाहत रखी, तो कर्म अधूरा हो गया। हमें निष्काम कर्म करना है, और हम निष्काम कर्म यदि नहीं कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ है। तो हम उस यात्रा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। किसी के पंचम में आ गया, वो प्रेम को पूरा करना है भाई उसने। वो प्रेम पिछले जन्म में नहीं किया उसने ढंग से, वो प्रेम को ही छोड़ के भागे आया बीच में। तो इस जन्म में उसको अपने प्रेम की यात्रा को पूरा करना है। हर किसी को प्रेम देना है, पर निष्काम प्रेम।
उससे चाहत कुछ नहीं रखा, कोई हमें डिजायर नहीं है, हर किसी को प्रेम कर। क्लियर बात? जी। और ये फुलफिल होगा या नहीं होगा, ये कैसे हम ये तो डिसाइड कर सकते पूछना ही नहीं है, ये तो सोचना ही नहीं है। सोचे और फंसे, डिजायर पैदा हाँ, हुई और नया जन्म तैयार, मोक्ष कैसे अच्छा, मिलेगा? हैं? डिजायर पैदा हुई और फिर अगला जन्म तैयार है, फिर एक साइकिल तैयार है। जी रचना जी। सर इस मामले में थोड़ा मेरा चार्ट कुछ समझ मतलब कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है सर। एक तो जो D60 का लगन है वो ही लगन आया जो मेरी जो D1 का है वो सर। तो लगन होगा, भी सबका ही होगा। सर, हाँ जी नहीं सर, बिना राशि तुल्य चेक करे भी सेम लगन है, हाँ, विदाउट रेक्टिफिकेशन। सर लगन का स्वामी भी लगन में बैठे हैं, शनि है सर। सर लगन के स्वामी लगन में है, मैं चार्ट ही अपना बता रही हूँ सर। और 5th हाउस में बैठे हैं गुरु चंद्र मंगल। और सर 11th हाउस में दैट मीन्स धनु राशि में सूर्य आ गए हैं। और सर जैसा यहाँ पंचम का जो मेरे लॉर्ड हैं बुध नीच के होके 2nd हाउस में आए। और सर फिर रह गए राहु। राहु 12th हाउस में अपनी राशि में, शुक्र फिर अपनी राशि में तुला राशि में पहले नवंबर। तो रचना जी मैं बता दूं, जब आप इतना बड़ा बताते हैं समझ मेरा नहीं ध्यान आएगा कहीं और समझ चला जाता है। ये सर। हाँ फैक्ट जी सर। बात है। सर मैं ना बस एक लाइन सुनता हूँ, उसके बाद मैं सुनना ही बंद कर देता हूँ। सर गुरु ये भी चंद्र फैक्ट मंगल बात को है। मेरा सर गुरु मानना ये है कि क्लास में जहां डाउट है उसको पकड़ो, क्योंकि कुंडली को एनालाइज करने की एनर्जी नहीं होती है क्लास में। सर ठीक सर। गुरु चंद्र मंगल को सूर्य देख रहा है और गुरु चंद्र मंगल पंचम में सूर्य डाउट कारक क्या है। है रचना जी? फिर वही कह रहा सर हूँ, जो डाउट डाउट ये है होगा ना कि मैं अपने आप पूछूंगा कि फलानी चीज कहाँ पर है। सर डाउट ये है कि अगर सूर्य 11th हाउस में आ गए जी, D60 में तो ये मुझे क्या दिखा रहे हैं कि ये जो डिजायर के भाव पे आ गए ऑलरेडी। यस यस। जो डिजायर में आ गए फिर इसका तो अब सिंपल सा मतलब है, इसे डिजायर का हाउस भी है ये, गेन का हाउस भी है ये। आत्मा वहां अटक गई, हमारी कुछ इच्छाएं थी पूर्व जन्म में, जो हमारी जन्म में पूर्व जन्म में जो इच्छाएं थी वो हमारी पूर्ण नहीं हुई, इसीलिए हाउस ऑफ डिजायर में बैठा है। इट्स इंडिकेट कि हम अपनी डिजायर को पूरा नहीं कर पाए, इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। कौन सी इच्छा को नहीं पूरा कर पाए? अब जो ग्रह पिटेगा वो वाली इच्छा को पूरा नहीं कर पाए हम, वो हमें पीड़ा देगा, वो हमें परेशानी देगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ ये गुरु चंद्र मंगल सूर्य को एस्पेक्ट कर रहे हैं और मतलब सप्तम भाव हो गए। तो इसका मतलब या तो ये गुरु चंद्र मंगल की जो इच्छाएं हैं, क्रिएटिव इच्छाएं, ये पूरी होनी चाहिए। अब जो भी है वो आप पकड़ो। सबको समझ नहीं आता। थैंक यू सर। देखिए समझ में आएगा जब आप इसको D1 की तरह देखोगे, भूल जाओ कि ये D60 है। अब आप नंबर 11 की चार्ट से दिखना है आपने, सप्तम का लॉर्ड दशम में गया। फर्स्ट चीज को आपने पकड़ना है कि आपने क्या ढूंढना, क्या ढूंढ क्या रहे हैं। फर्स्ट चीज हमारी ये क्लियर हो। हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी चार्ट देखो, फर्स्ट डिसाइड करो कि हम इसमें ढूंढने क्या जा रहे हैं। हम दाएं बाएं नहीं जाए, हम हर चीज को उसमें ना लेकर के आए। हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं कि हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच अच्छी है या बुरी है, तो लगन को देखो, हमने और कहीं देखना ही नहीं। अगर हमने अपनी सक्सेस को देखना है तो लगन सूर्य और मंगल को देखना है, तो फिर हम कंफ्यूज होने से बच जाएंगे। अगर हमने प्रेम को देखना है, हमने क्रिएटिविटी को देखना है, तो पंचम को पकड़ना है, सिंपल। अगर हमने अपनी संतान से संबंधित बात पूछनी है तो भी पंचम ही देखा जाएगा कि पूर्व जन्म में क्या हिसाब किताब था। तो हम पीछे की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, सिंपल। एक स्टेशन की तरह ट्रेन चल रही है, वो रुकी, जिस स्टेशन पे रुकेगी वहां हमारी मौत। कुछ देर हम स्टेशन पे रुकते हैं कई बार,
जहां पर भी हमें आना होता है, फिर हम कभी ना फिर हम ट्रेन में चढ़ लेते हैं कुछ समय के बाद, और फिर हम अगली जर्नी पर कुछ चलने लग जाते हैं, नेक्स्ट जर्नी। तो हमने ये समझना है पिछली बार हमने जो जर्नी जहां तक की थी वो जर्नी का ही प्रतिरूप हम आ गए। सिर्फ हमारी गाड़ी बदल गई, सिर्फ हमारे कपड़े बदल गए, सिर्फ हमारे रंग रूप बदल गए, हमारी जाति बदल गई, सिर्फ ये बदला है। कौन सी चीज एक ही है? वो है हम। कौन हम? आत्मा। आत्मा रिमेन्स सेम, आत्मा नहीं बदलती, आत्मा हमेशा एक ही चल रही है। तो हु इज आत्मा? आत्मा इज सूर्य। बस हम कभी किसी बोगी नंबर में चढ़ जाते हैं, कभी किसी बोगी नंबर पे चढ़ जाते हैं। हमें बोगी नंबर याद नहीं रहता कि पिछली बार कौन से बोगी नंबर में हम चढ़े थे। कभी भी हम अगर हम सेम ट्रेन में भी यात्रा करते हैं तो अक्सर याद नहीं रखते कि S1 में पिछली बार थे कि S2 में थे। तो हम क्या करते हैं, जो पकड़ में आ जाती उसी में घुस जाते हैं, क्योंकि टिकट नंबर होता है। टिकट नंबर हर बार सेम जगह थोड़ी मिलता है, अलग अलग मिलता है। हम तो सेम नंबर नहीं मिलता, हम उसी में घुस जाते हैं टिकट के साथ ही। तो इसी प्रकार आपको एक टिकट मिलता है, एक टिकट नंबर मिलता है, उसी पर सीट पर जाकर के बैठना होता है। ऐसे ही हमें एक परिवार मिलता है, माँ बाप मिलते हैं, वो टिकट नंबर की तरह मिलते हैं, हमें वहीं पर जाना होता है और हम आ जाते हैं। ठीक है, सो सिंपल, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर हम आपके गुरु को देखें, आपने कहा 10वें भाव में बैठे, तो जो कि धन के स्वामी हैं, पंचम में, हाँ 5th में बैठे हैं अगर आपके, जो कि धन के स्वामी हैं, तो देखिए 2nd हाउस से 4th बैठेंगे नहीं बैठे। हाँ जी। तो इसलिए धन की कहाँ कमी है? सर धन छोड़िए, ये बताइए करना क्या चाहिए? धन से क्या करना है? धन इज नॉट द मोटिवेशन। नहीं, ये तो है इंडिकेशंस कि पिछले जन्म में भी पैसा था भाई। तो देखिए उससे करना हमेशा क्या है? व्हाट इस जन्म में और क्या कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। वो तो देखिए आपको क्या करना चाह रहे चाहिए। इससे यही समझना है ना कि जिस पथ पे चल रहे हैं वही सही रास्ता है, बिकॉज धन इज नॉट द मोटिवेशन। जो धन अध्यात्म का का पथ है, धन का गुरुजी क्या हमें नहीं है? देखना चाहिए कि गुरुजी हमें देखना चाहिए कि सूर्य कहाँ है और चर एक आत्म कारक मिनट, कहाँ है। रचना जी धन का क्या करना है? तो धन कोई मोटिवेशन नहीं है ना। हाँ, धन, अब बहुत काम की बात कही। हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज हमारे पास पहले से है हमें उसकी परवाह नहीं, जो चीज हमारे पास नहीं है हमें उसी चीज की सबसे ज्यादा परवाह होती है। ये ध्यान रखिएगा, एक अमीर आदमी की कभी भी धन की इच्छा नहीं होती, अमीर आदमी की कभी भी धन की इच्छा नहीं होती, और गरीब आदमी को धन ही दिखाई देता है। दिक्कत एक ही होती है उसके साथ कि उसको कमाना नहीं आता। धन कैसे आता है और कैसे कमाया जाता है, कैसे जोड़ करके रखा जाता है, पर इस चीज का ही रास्ता नहीं पता, पर इच्छा उसकी धन की होती है, क्योंकि वो कमी है ना उसके पास। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके पास प्रेम की कमी है वो कहता है धन भी मारो लाख, जीवन में मिलना चाहिए सिर्फ प्रेम, क्योंकि प्रेम की कमी है भाई उसके पास। डिमांड उसी की होगी जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास अगर एप्पल का फोन नहीं है तो मैं कहूंगा यार एप्पल का फोन आ जाए। अगर आप कहोगे सैमसंग, वन प्लस, अरे भाई सब है। अब अपनी डिमांड क्यों है? अपनी तो डिमांड नहीं है। जो मोबाइल नंबर मेरे पास है, जो मोबाइल मेरे पास है, अगर आपको ये ले लो, अगला भी यही ले लो, मैं कहूंगा मेरा दिमाग खराब है क्या? ये तो पड़ा है ना मेरे पास, अभी अभी तो लिया। मेरी नहीं है डिमांड, वो डिमांड तो पूरी। अरुणा जी 7th हाउस एक्सप्लेन ऑलरेडी हुआ है, आप शायद उस दिन क्लास में बहुत लेट एंटर किए थे, वीडियो को दोबारा सुनिएगा। तो 7th हाउस पंचम भाव हमने फुल्ली एक्सप्लेन किया था। है मियाँ जी क्यों ऐसे मिले, वो मैंने बहुत डिटेल में बताया था। धर्म पत्नी ऐसी क्यों मिली, फुल्ली एक्सप्लेन किया गया था। सर मैं पूछ लूं, कुछ नेटवर्क जा रहा है बार बार।
जब जा ही रहा है, जाने ही तो फिर आने क्यों नहीं दे? सर, फिर सर हाँ। क्लास में नहीं मिलेगा ना मुझे पूछना। हाँ रत्ना जी बताओ। एक तो ये कि आत्मकारक और सूर्य जो है दोनों ही 12वें में है, उच्च का होके बैठा है। लेकिन तो मुझे पूछना है कि 12वें घर का क्या मतलब है। चलो 12वें घर विदेश है। तो विदेश में मैं नाम कमाऊंगी। कमाओगे कैसे? ये तो ये है कि पिछले जन्म में भी विदेश जाने की इच्छा थी, इस जन्म में भी रह गई। विदेश उदेश घूम के आओ, हाँ है तो, आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। थोड़ा विदेश खर्चा घूम के खर्चा आओ। करो, 12वां घर खर्च का है, थोड़ा खर्चा करो, कंजूसी बिल्कुल ना करो। अच्छा, अगला कोर्स आ रहा है उसको ज्वाइन वही करो। तो कर रहे हैं सर, कूर्ग की पहाड़ियों में घूम रहे हैं। हाँ ऐसे घूमो, देखो मन कितना और प्रसन्न। सर मंगल भी उच्च का है, मंगल भी उच्च का हो गया है D60 राशि वाले तुल्य में, और मरकरी भी उच्च का हो गया पंचम में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड। ठीक है। गुरुजी 10वें में तो सर बैठे ग्रह विदेश क्या यात्रा बताते हैं? करनी है बस। हाँ विदेश घुमाया करो रत्ना जी, दूसरी खर्चा चीजें करो, दूसरी घूमो दिखाई फिरो देती हैं। थोड़ा सा, है ना, आत्मा प्रसन्न रहेगी थोड़ा, है ना। विजिट कर लिया करो अपने घूमा होम टाउन के, दाएं बाएं घूमी आया करो थोड़ा, है ना, गाड़ी लेकर के। जैसे पेट्रोल सर आजकल होम बड़ा टाउन नहीं महंगा हो जाते हम, रहा है। हम होम टाउन नहीं जा रहे अब हम इधर घूम रहे हैं साउथ। कहाँ पर है होम टाउन? होम टाउन तो लखनऊ था, पर मम्मी भी नहीं है, पापा जी भी नहीं है, तो फिर अब हम इधर ही घूमते हैं। वहाँ इमाम बाड़ा देख करके आओ, है। देखा हुआ है सर, भूल भुलैया, इमामबाड़ा, मैं तो वहीं की बर्थ है मेरी तो, लखनऊ की। आओ जब भी आप इतना अच्छा बोलते हो, है लखनवी संस्कृति। पहले आप। हाँ जी। चलो गुरुजी बहुत। पंचमेश, गुरुजी एक बात, गुरुजी पंचमेश अगर आत्मकारक हो और पंचम भाव को देख रहा हो, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए इस लाइफ के लिए? का मतलब ये है कि हमारी आत्मा जो है पंचम की तरफ इंक्लाइंड है। अच्छा सर। पंचम की तरफ इंक्लाइंड का मतलब ये है कि हमारी जो प्यास है वो प्रेम है और संतान है। हमारा संतान की तरफ विशेष लगाव रहेगा इस जन्म में, और हम प्रेम की चाहत विशेष रूप से रखेंगे। अब ये मत पूछना कहाँ कहाँ प्रेम घुमाया आपने। चलिए। 10th में और बैठे किसी ग्रह का को कुछ गुरुजी कैसे बताएं? है जी? दसम में बैठे ग्रह को गुरुजी कैसे देखें? सिंपल, जैसे D1 में देखते हैं। जैसे गुरु 10th में बैठा हुआ है और चतुर्थेश और सप्तमेश है, हाँ हाँ, तो उसका इस जीवन में क्या सोच सकते हैं उसके लिए? सिंपल सी बात है, क्या 10th में भाव में गुरु का बैठना अच्छा है या बुरा है? पहली बात तो उस चीज को देखिएगा, ठीक है ना। और फिर किस तरीके से वो इक्वेशन में बैठा हुआ है उस तरीके से देखिएगा। सिंपल तरीका, कोई अलग नहीं। इतना आसान तरीका आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर कंफ्यूज उसके बावजूद भी हो रहे हो तो इसका मतलब D1 भी पकड़ में नहीं आया है। फिर प्रताप जी नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं 15 दिसंबर से। आप उस कोर्स को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। वो 30 घंटे का कोर्स है, फीस 3000 रुपये है, और उसको दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। आपको सब समझ में आ जाएगा दोबारा से। और कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरा जो कोई कोर्स आएगा जी सर, उसको प्राप्त, उसमें आइएगा। सर मैंने आपको एक प्रश्न लिखा है अभी, क्या वो सेकेंड लॉर्ड is sitting in the Kendra Sthan 7th house. Now, how would I analyze it? Is it Kendra Sthan or is it 6th from itself? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा दूसरे भाव का लॉर्ड अगर सप्तम में आता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम दूसरे से जब गिनेंगे तो छठा। छठे का मतलब है हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, हमें इजी गोइंग मनी नहीं आएगी। अगर हम काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम एवरीवन। नमस्कार।